प्रिय छात्रों, आज गणित पेपर प्रथम बीजगणित के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पार्ट थर्ड में 3 पेपर हैं अपने। फर्स्ट पेपर अपना अलजेब्रा का है, दूसरा पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का और तीसरा पेपर डायनेमिक्स और सी प्रोग्रामिंग का। आज अपन अलजेब्रा बीजगणित का प्रथम पेपर चालू कर रहे हैं और उस प्रथम पेपर का जो प्रथम अध्याय है वो समूह ग्रुप नाम से जाना गया है। और समूह को परिभाषित करने से पहले कुछ बेसिक्स जो मूलभूत परिभाषाएं हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। उनमें मुख्य जो है समुच्चय, सेट, संबंध और प्रतिचित्रण फंक्शंस है। तो सबसे पहले अपन समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे, सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय को परिभाषित करने से पहले आपको मैं बहुत सामान्य सी समुच्चय पर आधारित जो परिभाषाएं हैं उनसे अपन गणितीय रूप में चालू करें, जिनको अपन बोलते हैं संख्याएं। संख्याएं जैसे बोला जाता है तो आपके दिमाग में अंक 1, 2, 3, 4 ये आते हैं। इनको गणित ने कुछ वर्गीकरण में डाल दिया। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। जिनको आप यहाँ पर देख रहे हो, परमेय संख्याओं को अपन नेचुरल नंबर्स अर्थात कैपिटल N के द्वारा, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर अर्थात कैपिटल W के द्वारा, पूर्णांकों को इंटीजर्स I या Z के द्वारा, परमेय संख्याओं को अपन क्वोशेंट नंबर Q के द्वारा और अपरमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर जिसको IR के द्वारा, और वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स जिनको R के द्वारा, तथा लास्ट में जो सम्मिश्र संख्याएं हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात C के द्वारा व्यक्त करते हैं। इन सभी संख्याओं में एक विशेषता ये होती है कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में मिलती है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों में मिलती है, पूर्णांक परमेय संख्याओं में मिलता है, परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याओं में मिलती है, अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में और वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं में उपस्थित होती है। अब बात आती है कि साहब ये समुच्चय क्या होता है। आपने इस संख्याओं के बारे में जो अध्ययन कर लिया, इसके बाद में अपन सबसे पहले समुच्चय को अध्ययन करेंगे। और समुच्चय को अध्ययन करने के लिए सबसे पहले समुच्चय क्या है? तो समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, जैसे अभी अपन ने कहा, पॉज करना पड़ेगा इसको थोड़ी देर, पॉज कट करना पड़ेगा, नहीं होगा, बंद कर दो इसको, पॉज कर दो। चलो भाई, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय के नाम से जाना जाता है। जैसे प्राकृत संख्याओं की जब बात करते हैं तो प्राकृत संख्या एक सुपरिभाषित संग्रह है, पूर्ण संख्याएं सुपरिभाषित संग्रह है, पूर्णांक सुपरिभाषित संख्या है। लेकिन अगर हम कहें कि संख्याएं, तो ये सुपरिभाषित नहीं होती। जब इनमें एक स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण कर देते हैं, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, जैसे अभी अपन कहें पुस्तकों का संग्रह, ये सुपरिभाषित नहीं होगा। लेकिन अपन कहें भौतिक विषय की पुस्तकों का संग्रह, गणित विषय की पुस्तकों का संग्रह, तो ये सुपरिभाषित हो जाएगा।
तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन समुच्चय के नाम से जानते हैं। और समुच्चय अपने दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित समुच्चय होता है और एक अपरिमित समुच्चय होता है। परिमित समुच्चय जिसमें संख्याएं सीमित होती हैं, अर्थात वह समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है। अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों को नहीं गिना जा सकता। हमेशा समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए या तो अपन छोटा कोष्ठक या मझला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक, इसको अपन अंग्रेजी वर्ण वाले कैपिटल अक्षर के द्वारा व्यक्त करते हैं। इससे आगे और हम थोड़ा चलें तो समुच्चय को परिभाषित करने के बाद में फिर बात आ रही है उपसमुच्चय की। ये उपसमुच्चय क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले जब आपको संख्याओं के बारे में अध्ययन करवा रहे थे तो आपको बतलाया था कि प्राकृत संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याओं में उपस्थित होती है। इसको गणितीय भाषा में हम कहें प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं का एक उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय को हम परिभाषित कर सकते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी यदि दो समुच्चय, यदि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं तो हम कैपिटल ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। अपने पास में कभी कभी एक समुच्चय ऐसा भी आता है जिसमें कोई अवयव ही नहीं होता, उस समुच्चय को अपन रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। ये रिक्त समुच्चय के नाम से जाना जाता है। फिर एक होता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें हम जितने भी समुच्चय बनाते हैं वो तो सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें हम जितने भी समुच्चय बनाते हैं वो सब उपस्थित होते हैं। इसको कैपिटल यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर आगे आता है हमारे पास में एक घात समुच्चय। घात समुच्चय के बारे में हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करें। पावर सेट जिसको कहते हैं, घात समुच्चय, पावर सेट। घात समुच्चय उन समुच्चयों का एक समुच्चय होता है। जैसे अपने पास में कैपिटल ए कोई समुच्चय है, इसके अपन ने उप समुच्चय बनाए। अपन मान के चलते हैं कि सब कैपिटल ए में एक और दो अवयव है, हम इसके उप समुच्चय बनाएंगे। तो उप समुच्चय जब बनाएंगे तो इसके उप समुच्चय बन जाएंगे 4। नंबर 1 पर स्वयं 1 और 2 उप समुच्चय होगा। नंबर 2 पर रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। स्वयं समुच्चय स्वयं का हमेशा उप समुच्चय होता है। इसके अलावा जो समुच्चय में अवयव होते हैं उनको अपन उप समुच्चय की परिभाषा को परिभाषित करते हुए आगे बढ़ाते हैं। अर्थात एक तीसरे नंबर का आ जाएगा 1 उप समुच्चय और चौथे नंबर पर आ जाएगा 2। तो ये 4 उप समुच्चय है। इन चारों उप समुच्चयों को अगर अपन एक उप समुच्चय में लिख देंगे तो वो हमारे पास में एक घात समुच्चय का रूप घात समुच्चय कहलाता है। फिर आगे चलते हैं हम थोड़ा समान समुच्चय की तरफ। कि अपन 2 समुच्चय लें, कैपिटल ए और बी। अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों में अवयव भी समान हो और अवयवों की संख्या भी समान हो तो इन समुच्चयों को अपन समान समुच्चय के नाम से जानते हैं। फिर आगे चलें पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय की जब हम बात करेंगे तो पूरक समुच्चय ये सदैव सार्वत्रिक समुच्चय से निकलता है। बिना सार्वत्रिक समुच्चय के पूरक समुच्चय की कल्पना करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, त्रुटि होगी। अपन ने एक समुच्चय सार्वत्रिक लिया जिसमें 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक किया गया। अपन ने दूसरा एक अन्य समुच्चय लिया कैपिटल ए जिसमें 1 और 2 अवयव। हम ए का पूरक समुच्चय निकालना चाहते हैं।
तो सार्वत्रिक समुच्चय में से कैपिटल ए के अवयवों को हम हटा देते हैं, अर्थात उसके अंदर 1 और 2 को हटा दिया जाएगा, बाकी बचेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो नया समुच्चय बना है ये कैपिटल ए का एक पूरक समुच्चय कहलाता है। ये कुछ समुच्चय के बारे में जो समूह से संबंधित परिभाषा है वो मैंने आपको बतलाई। इसी कड़ी को अपन थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाएं तो इसमें हमारे पास में क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपको बतलाएंगे। क्रमित युग्म क्या होता है? जब 2 अवयवों को हम छोटे कोष्ठक में लिखते हैं, जैसे 1 और 2 को छोटे कोष्ठक में लिख दें तो वो व्यवस्था है वो क्रमित युग्म कहलाती है। 2 समुच्चयों के मध्य जब हम गुणा करते हैं तो उस गुणन को हम कार्तीय गुणन के नाम से जानते हैं। सामान्य अंकों का जो गुणा होता है उसको गुणा बोला जाता है, लेकिन जब 2 समुच्चयों को गुणा करना पड़ता है तो उसको कार्तीय गुणन अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इस कार्तीय गुणन में जो अवयव होते हैं वो क्रमित युग्म के रूप में मिलेंगे, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद में कुछ समुच्चयों की सर्वसमीकाएँ हैं जिनमें तत्समक नियम, प्रभावी नियम, पूरकता नियम, क्रम विनिमय नियम, बंटनता नियम, डी मॉर्गन नियम, तो ये कुछ नियम हैं जिनको आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये वहाँ पर समूह के अंदर हम सीधे सीधे प्रयोग में लेंगे। ये समुच्चय की कुछ परिभाषाएं आपको यहाँ पर बताएं। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलें जिसमें आ रहा है हमारा संबंध। संबंध अंग्रेजी में जिसको रिलेशन कहते हैं। आप जानते हो एक व्यक्ति का स्थान के अनुसार संबंध बदल जाता है। एक लड़का एक लड़की अगर घर के अंदर रहेंगे उनको अपन बहन भाई के रूप में जानेंगे। एक लड़का वही लड़का और वही लड़की अगर सड़क पर चल रहे होंगे तो एक राहगीर के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन वही दोनों अगर महाविद्यालय में अध्ययन कक्ष में बैठे हुए हैं तो उनको छात्र सहपाठी के रूप में जाना जाता है। तो आप नोट कीजिए कि जो संबंध है ये स्थान के अनुसार बदल जाता है। ऐसे ही अपने यहाँ पर गणित में भी एक संबंध होता है। तो संबंध को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या चीज़ हमने महसूस की, कभी भी एक अवयव कभी कोई संबंध नहीं बनाता है। तो संबंध को बनाने के लिए कम से कम अपने पास में 2 अवयव होने चाहिए, चाहे वो 2 अवयव समान हो चाहे असमान हो। बात गणित की चल रही है क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं चले, तो गणित की डिटेल में जब संबंध को अपन परिभाषित करेंगे तो संबंध के अवयव भी क्रमित युग्म के रूप में अर्थात ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मिलेंगे। संबंध ऑर्डर्ड पेयर की बात आएगी, क्रमित युग्म की बात आएगी तो अपन कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 समुच्चय लेते हैं। कैपिटल ए से कैपिटल बी में कोई नियम कैपिटल आर एक संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि कैपिटल आर के सभी अवयव ए क्रॉस बी में उपस्थित हो, तो उस स्थिति में कैपिटल आर को हम संबंध कहेंगे, जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले नियम कह रहे थे। वो नियम अब यहाँ पर संबंध बन जाएगा। अब नियम आप जानते हो गणित में तो नियम बहुत सारे बन जाते हैं। वर्ग, जैसे हमने कोई अवयव ले लिया 2, अब इसमें नियम लगा दिया वर्ग होने का, तो 2 का वर्ग होने के नियम के तहत संबंध क्या बनेगा? 2 का संबंध 4 से हो जाएगा।
3 का वर्ग होने के लिए संबंध क्या बन जाएगा? 3 का संबंध 9 से हो जाएगा। 4 का वर्ग होने की वर्ग नियम से क्या संबंध होगा? 4 का 16 से हो जाएगा। अगर इसको वर्ग की जगह हम घन में ले लें, क्यूब में ले लें, तो आप देखिए 2 का संबंध 8 से हो जाएगा, 3 का संबंध 27 से हो जाएगा, 4 का संबंध 64 से हो जाएगा। तो ये संबंध है। कुछ गणितीय संबंध हम आपको बतला रहे हैं, जिनमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, प्रतिसममित, तुल्यता, आंशिक क्रम संबंध और पूर्ण क्रम संबंध। आज का कार्यक्रम अपन यहीं पर समाप्त